आज का हमारा क्वेश्चन है जेईई मेन 6 अप्रैल जो कि इवनिंग शिफ्ट में आया था। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ऑसिलेशन का एक मिक्सचर है। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले हमें बोला है कि डाइपोल है जिसके पास दो चार्ज हैं, आइडेंटिकल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट नेचर के हैं। ऑब्वियस सी बात है, डाइपोल का नेचर ऐसा ही होता है। मास m है पॉजिटिव चार्ज का, और जो ये मास हाफ है, ठीक है, हाफ मास है नेगेटिव चार्ज का। यानी इनका मतलब कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आपके पास एक डाइपोल है, यहाँ पे माइनस क्यू हो गया और यहाँ पे प्लस क्यू हो गया। बोल रखा है इसका मास अगर आप 2m लोगे तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का जो मास है वो इसका हाफ होगा, यानी m लिख देता हूँ। और इनकी सेपरेशन आपको दे रखी है l, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर ये डाइपोल प्लेस किए जाते हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे अप्लाई कर दी, तो इनको सच दैट अगर डाइपोल में कोई भी स्मॉल एंगल के साथ हम ऑसिलेशन देखते हैं तो उस ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होगी। ये आपके पास चार ऑप्शंस है। अब देखो ऑसिलेशन होगी क्यों, पहले वो समझ लेते हैं। देखिए प्लस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले को जो है रिपेल करेगी, इधर से आती है, और ये वाला इस तरफ से अटैक करेगा। जरा सा अगर डिस्प्लेस करते हैं तो दोबारा ये वापस इस पोजीशन में आएगा। तो एक ऑसिलेशन के इस तरीके से चांसेस बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इस तरह के क्वेश्चन किसी भी टॉपिक पे बनाए जा सकते हैं। ऑसिलेशन ज़्यादातर तब पॉसिबल हो सकती है, या यूँ समझ लीजिए एक लिमिटेशन ही है उसकी, कि अगर आप ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन के क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर फोर्स कहीं पर भी प्रोपोर्शनल आ जाती है डिस्प्लेसमेंट के। मान लीजिए मैं लिखता हूँ F = -kx, यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, या यूँ कह लीजिए एक्सिलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, तब आप कह सकते हैं कि ये एक ट्रांसलेशनल ऑसिलेशन करेगा, लाइक स्प्रिंग मास सिस्टम। सिमिलरली ये रोटेशनल का एनालॉगस है। तो यहाँ पर अगर टॉर्क जो है आपका किसी कांस्टेंट के साथ थीटा के प्रोपोर्शनल हो, या यूँ कह लीजिए एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल हो जाए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी ऑसिलेशन होगी। तो अगर हम ऐसी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं देन मैथमेटिकली हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि ऑसिलेशन होगी। तो पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम ऑसिलेशन क्यों होगी हमने समझ लिया। अब हमने उसका मैथमेटिकल एनालिसिस करना है। देखिए डाइपोल के पास यहाँ पर जो टॉर्क लगती है जिसकी वजह से ऑसिलेशन करेगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है माइनस का P.E। तो टॉर्क का फॉर्मूला अगर मैं देखूँ तो ऐसे लिखा जाता है P.E, जो कि बन जाएगा टॉर्क = P.E साइन थीटा। अब आपको यहाँ पे देखिए स्मॉल एंगल्स के बारे में बात करी गई है। अब स्मॉल एंगल्स के अप्रोक्सीमेशन जब लगते हैं तो देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है। जितना एंगल छोटा होगा उतना ही साइन थीटा में उसकी वैल्यू एग्जैक्टली वही रहती है। यानी साइन थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं बिकॉज साइन 0 0 ही होता है। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन अगर हम लगाएं, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, तो आप देखिए यहाँ पे टॉर्क = P.E थीटा लिख सकते हैं, माइनस भी आएगा साथ में। अब देखिए अगर आप ध्यान से अब नोटिस करो तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि टॉर्क थीटा का प्रोपोर्शनल आ गया है, तो कहीं ना कहीं ऑसिलेशन होगा। अब इस ऑसिलेशन को बस एक मैथमेटिकली हमें एस्टेब्लिश करना है। अब देखिए टॉर्क जो होती है, जैसे फोर्स का एक्सप्रेशन होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। टॉर्क जो कि रोटेशनल एनालॉगस होता है, तो वहाँ पर मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है और एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आती है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई माइनस का P.E। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब इस सिस्टम का यानी डाइपोल के सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अराउंड निकलेगा। अब यहाँ पर वो एक्सिस कौन सा, जब ये रोटेट करेगा, क्योंकि देखो मास डिफरेंस है, मास डिफरेंस होने की वजह से ये क्लेम नहीं किया जा सकता है कि सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करेगा, बिकॉज इस तरफ मैसिव है। तो यहाँ पे लॉजिक आएगा बेटा सेंटर ऑफ मास का। तो अब सेंटर ऑफ मास फाइंड करिए इन दो मासेस को कंसिडर करके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे, तो मैं एक्स सेंटर ऑफ मास, आपको पता है फॉर्मूला m1x1 + m2x2 होता है डिवाइडेड बाय m1 + m2। तो यहाँ पर अब देखिए आप m1 की जगह पे 2mn के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। इसका तो 0 0 हो जाएगा और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा l इंटू एक्स, वाई एक्सिस में 0 है। तो पहले 2m साथ में 0 की मल्टीप्लाई प्लस m2 की जगह पे अगर मैं m लिखूंगा तो यहाँ पे x2 की जगह पहले आ जाएगा, नीचे दोनों मास मिला के 3m है। तो आप देखिए यहाँ पे आ गया ml डिवाइडेड बाय 3m, तो बेसिकली l/3। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ये वाला हिस्सा जो होगा
ये L/3 इससे दूरी पे होगा सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पे कितना बचा, अगर L/3 है तो ये 2L/3। तो ये वो पॉइंट है जिसके अक्रॉस ये जो है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस I की जगह पर दोनों जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं, दोनों मासेस से जो निकल के आएगा। तो देखिए पहले मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mr² होता है। तो पहला मास 2m है, डिस्प्लेसमेंट उसकी कितनी, तो देखो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ इस इक्वेशन को। सबसे पहले I की वैल्यूज यहाँ पे लिख रहे हैं, तो मास है 2m, ये L/3 mr² टर्म हो गई। अब दूसरा मास लिखेंगे, दूसरा मास m है, और वो कितनी दूर है सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट से, cm वाले पॉइंट से, 2L/3। तो यहाँ पे 2L/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली टर्म। अब ये किसके इक्विवेलेंट करनी है हमें, यहाँ पे आगे हमने लिखना है अल्फ़ा, मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ ऐसे, अल्फ़ा आ गया, और अब बाकी पूरी टर्म इज इक्वल टू माइनस का p/θ। तो आप देखो आपके सामने यहाँ पर 2m, अब बस सॉल्व करना है हमें, 2mL²/9 प्लस m, ये हो जाएगा 4L²/9, यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस का p/θ। अब देखो यहाँ पे ये 2 है, ये 4 है, तो 6mL²/9 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस का p/θ। यहाँ से हम अल्फ़ा की इक्वेशन देख लेते हैं एक बार। अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये पहले से और काट लेते हैं थोड़ा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो अल्फ़ा हो गया आपका माइनस का 3/2, यहाँ पे 2 आ गया, नीचे mL² भी आ जाएगा, और यहाँ पे p/θ भी आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं अल्फ़ा माइनस ये कुछ थीटा के बराबर आ गया। हमने भी यहाँ देखा था ना कि अल्फ़ा प्रोपोर्शनल आ जाए। अब बस यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि SHM या ऑसिलेशन को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। देखिए जनरल इक्वेशन अगर आपके पास ऐसे आ जाए कि अल्फ़ा इज इक्वल टू ये कोई कांस्टेंट, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा -x, तो जो आपकी स्टैंडर्ड SHM की इक्वेशन होती है, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस का ω²x, ये आपकी स्टैंडर्ड SHM इक्वेशन, ठीक है, जो कि रिलेट करती है, यहाँ पे x की जगह मैं थीटा लिखता हूँ बिकॉज ये रोटेशनल से लिंक्ड है। अब मेरे को क्या करना है, देखो इन दोनों को कंपेयर करना है, मेरे को ओमेगा अपने आप मिल जाएगा। अगर यही क्वेश्चन ट्रांसलेशनल में होता तो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह a आता और थीटा की जगह पे x आ जाता, तो सेम पैटर्न पे फॉलो होता वो। तो यहाँ से क्या आ गया, कंपेयरिंग इन इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूँ, कंपेयरिंग बोथ अल्फ़ा इक्वेशंस, ठीक है। तो देखिए एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जहाँ पे डाइपोल के सिंपल ऑसिलेशन पूछा गया है, बस मासेस का डिफरेंस कर दिया। अगर यहीं पे दोनों मास बराबर होते तो यहाँ पे हमें L/3 2L/3 का कंसेप्ट खत्म होता, लेकिन आ जाता। अब पेपर में नई वेराइटी आ सकती है मासेस को चेंज करके। तो पहले मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। कंपेयर करने का मतलब है, देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बराबर करनी है, तो ω² इज इक्वल टू 3pa/2mL², ठीक है। अब देखो P जो होता है डाइपोल होता है, डाइपोल क्या होता है, Q इंटू चार्ज इंटू लेंथ, और E हो गया। अब यहाँ पे चाहे हम इसे यहीं पे सॉल्व कर लेते, लेकिन चलो अब यहाँ ले आए हम, तो ये हो गया, तो ओमेगा आ गया आपका √3QE/2mL, तो 3QE/2mL। देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन है 3QE/2mL। देखो ऑप्शन नंबर 1। तो वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग हटके, बिकॉज ये 2 चैप्टर के कंसेप्ट को लिंक करता है। ध्यान ये रखना है कि मासेस के डिफरेंस से ऑसिलेशन वाले सॉल्यूशन पे जो डिफर आ जाए, डिफरेंस थोड़ा सा आ जाएगा, वरना जनरलाइज तरीके से अगर आप इसे देखें तो एक स्टैंडर्ड पैटर्न का न्यूमेरिकल है। चलिए होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए, चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल है, और आपसे उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिकली आर के साथ, यानी शेल के अंदर और बाहर जाके जो भी पोटेंशियल रहेगा उसको ग्राफिकली प्लॉट कर रखा हुआ है, और आपसे पूछा गया है कि भाई इनमें से कौन सा सही है। तो अगर एक पैटर्न है कि आपने मेमोराइज कर रखा हो, और मेमोराइजेशन का तो एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन है आपका कि V इनसाइड जो होता है
वो वही होता है, कांस्टेंट होता है, और उसकी वैल्यू वो होती है जो जस्ट सरफेस पे होती है। यानी कि मान लीजिए सेल पे चार्ज क्यू गिवन है यहाँ पर, तो अंदर जो हो जाएगी के क्यू बाय आर ही हो जाएगा पोटेंशियल, यानी कांस्टेंट रहेगा। तो इनमें से कोई भी ऐसा ग्राफ है जहाँ पे पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट है, देखो एक ये वाला है, ये फिक्स ही तो दिखा रहा है पोटेंशियल कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ये सेपरेशन आर इज इक्वल टू, ये भी दिखा रहा है। और बाहर जाके वी आउटसाइड जो होता है वो पोटेंशियल वेरी करता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। तो वो ग्राफ यही वाला है। तो एक तो ये होना चाहिए कि सबसे पहली बात आपको अगर मेमोराइजेशन है आपकी, आपने मेमोराइज कर रखा है, तो ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये आता कैसे है, मतलब ये पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जस्ट फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, तो मैं इसे रब कर रहा हूँ एक बार, ऑप्शन नंबर 1 हमारा है, बट हमें एक बार डबल श्योर होना है, या कह लीजिए हमें लर्निंग पर्पज़ के लिए इसे सीखना है। तो देखिए हम जब V इनसाइड कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहली बात पोटेंशियल किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट करने का एक स्टैंडर्ड तरीका आप ध्यान रखिए कि जिस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उस पॉइंट से इन्फिनिटी तक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन कैलकुलेट कर दीजिए। तो E डॉट डी आर, ठीक है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये आपका मान लीजिए शेल है और इसके ऊपर जो है चार्ज क्यू था। अब आप क्या करो, आपको मान लीजिए जो है अंदर पोटेंशियल निकालना है, तो आप क्या करिए, इस पॉइंट से लेके ये इन्फिनिटी तक E डॉट डी आर कैलकुलेट कर दीजिए। अब देखो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होती है और आउटसाइड बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह वेरी करती है। कैसी होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें तो हमें बाय हैंड पता ही होनी चाहिए। तो ये जो इंटीग्रल है ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, बिकॉज फील्ड में देखिए ब्रेकेज है, 0 से लेके आर, कैपिटल आर तक उसकी वैल्यू 0 है, और जस्ट उसके बाद उसकी वैल्यू जो है बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह है। तो यहाँ पे अगर मैं इस इंटीग्रल को स्प्लिट करूँ कि इंटीग्रल कहाँ से कहाँ, छोटे आर से लेके जब तक सरफेस से पहुँचा वो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ई इनसाइड डॉट डी आर, और फिर आगे बड़े आर से लेके छोटे आर तक जिसे मैं लिखूँगा ई आउट डॉट डी आर। तो मेरे को जो है पोटेंशियल पता चल जाएगा। अब देखते हैं इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आता है। देखिए ई इनसाइड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ये वाली टर्म तो खत्म ही हो जाएगी बिकॉज ई 0 है इनसाइड, लेकिन बाहर वाली टर्म जो इंटीग्रल की है वो रह जाएगी, यानी कि V आ जाएगा। V इनसाइड आपका इसको सॉल्व करने का काम है। बस ई आउट क्या है आपका, के क्यू बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन है और जो डी आर है वो भी यही डायरेक्शन का है। तो डॉट में cos 0 1 हो जाएगा, यानी सिंपल मेरे को इंटीग्रेशन किसका करना है, आर से इन्फिनिटी के क्यू आर स्क्वायर डी आर। अब ये इतना स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इस पर डीपली ना जाते हो हम सीधा देखिए के क्यू कॉमन आ जाएगा बाहर, और 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस का 1 बाय आर। ठीक है, इंटीग्रेशन जो x की पावर n+1 है उससे साफ आ सकता है। r से लेके इन्फिनिटी लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इस माइनस को भी कुछ देर के लिए बाहर ले जाता हूँ ताकि मैं इंटीग्रेशन का लगा सकूँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो v इनसाइड इज इक्वल टू माइनस का के क्यू, एक बार 1 बाय इन्फिनिटी माइनस 1 बाय आर। तो ये बेसिकली क्या हो गया, 0 0 माइनस 1 बाय आर, तो नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। तो V इनसाइड बेसिकली आ जाएगा के क्यू बाय आर। तो ध्यान रखिए कि अंदर फील्ड 0 होती है एक्सपेरिकल सेल के, बट पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड फैक्ट है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब V इनसाइड हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं V आउटसाइड के लिए। तो V आउटसाइड के लिए जब हम करते हैं तो अगेन प्रोसेस चेंज नहीं होने वाला है। ये रही हमारी शेल, हमें आउटसाइड पोटेंशियल कैलकुलेट करना। मान लीजिए ये रहा कोई जनरल पॉइंट, ये रहा R से लेके हम कहाँ जाएंगे, इस डिस्टेंस R से लेके हम जाएंगे इन्फिनिटी तक। और दोबारा वही एक्सप्रेशन देखिए, V आउट इज इक्वल टू E आउट डॉट डी आर, और इंटीग्रेशन जाएगी हमारी स्मॉल r से, जो कि बाहर वाला ही पॉइंट है, से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इस बार r हमारा ग्रेटर देन r है, ये कंडीशन भी ध्यान रखिए। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि बाहर तो हमारी फील्ड क्या है, के क्यू बाय स्मॉल r का स्क्वायर। अगेन डी आर भी इस तरफ होगा तो अगेन कॉस वाली पर कोई बात नहीं रह जाएगी, कॉस थीटा जो आएगा ई डी आर कॉस थीटा, तो cos 0 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन सिर्फ ये रहेगा r इन्फिनिटी डी आर। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं अगेन के क्यू कॉमन आ जाएगा, और 1 बाय आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जो है माइनस का 1 बाय आर,
और यहाँ पे R और इन्फिनिटी। और जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे, अगेन माइनस को हम एक बार बाहर ले जाते हैं फॉर कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। यहाँ पे माइनस का 1/इन्फिनिटी, माइनस तो अब है नहीं, माइनस बाहर ले गए थे, माइनस का 1/r। तो आप देख रहे हैं ये अगेन ये वाली टर्म चली जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो KQ/r। आपने देखा कि पोटेंशियल जो आउटसाइड है वो बिल्कुल वैसे ही वेरी कर रहा है जैसे पॉइंट चार्ज का है, और इनसाइड यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। और यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे बेसिकली कांस्टेंट ही है, क्योंकि देखो r रेडियस है तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर बाहर इन्वर्स रिलेशन आना चाहिए। देखो इन्वर्स रिलेशन यहाँ पे भी है लेकिन इनसाइड कांस्टेंट नहीं है, तो ये आपको बस स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा। ये ऑप्शन नंबर 1 ही जो है आपका पूरा कंसीडर कर रहा है फैक्ट के अंदर कांस्टेंट और बाहर इन्वर्स रिलेशन। तो स्टैंडर्ड था, बेसिक बिल्कुल ऐसा है तो मेमोराइजेशन टेक्निक। लेकिन देखिए सवाल वहाँ पर है जहाँ पे ये शेल की जगह कोई स्पेयर आ जाता, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, और उसमें चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट ना होकर कुछ वेरी करती, तो उस वक्त पे ये इस तरीके की टेक्निक से हमें निकालना आना चाहिए। थोड़ा बहुत जो है कैलकुलेशन से हम सही सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ये हमारा, ये भी 31 जनवरी को आया था। यहाँ पे लिखा है अगर आपके पास एक ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। नेट पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता, पोटेंशियल बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है। ठीक बात है ये, इसको भी समझाएंगे। लेकिन दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, नेट पोटेंशियल सिस्टम एट ए पॉइंट कैन बी जीरो। पोटेंशियल जीरो हो सकता है लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती जीरो, ठीक है। थर्ड है बोथ द नेट पोटेंशियल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही जीरो नहीं हो सकते। और लास्ट में फोर्थ पॉइंट है ये वाला, वो थर्ड था कि नेट पोटेंशियल नेट फील्ड दोनों ही जीरो हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो देखो बेटा, जब सारे ही सेम कैटेगरी के चार्ज हैं, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखो कोई भी स्केलर क्वांटिटी है तो पोटेंशियल जो है उसकी कैटेगरी क्या है कि वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी को जीरो करने का मतलब क्या है, जितना प्लस उतना माइनस होना चाहिए। तो जब सारे ही चार्ज जो है सेम कैटेगरी के यानी सेम पॉजिटिव ही नेचर है उनका, तो पोटेंशियल जो है जीरो नहीं हो सकता। तो पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जीरो, क्यों हो सकती है। देखो सेम चार्ज हों भले ही, आप कहेंगे सर वेक्टर को सेम काटेगा कैसे अगर सारे पॉजिटिव होंगे। तो अरेंजमेंट ऐसे की जा सकती है। आप जानते हैं किसी भी पॉलीगॉन स्ट्रक्चर में, ट्राइंगल में अगर आप सेम चार्ज लगा दो प्लस प्लस प्लस, तो इसके सेंट्रॉइड पे एक पॉइंट होगा जहाँ पे ई जीरो होगी। आप स्क्वायर ले लीजिए कोई भी पॉलीगॉन, आप सारे चार्ज सेम करिए, सारे चार्ज सेम करिए, तो सेंटर पे एक पॉइंट होगा जहाँ पे ई जीरो होगा। पॉलीगॉन ही क्यों, आप कोई भी रेगुलर साइडेड पॉलीगॉन लीजिए, स्क्वायर की जरूरत नहीं है। पेंटागन होगा उसमें भी जीरो होगा, ठीक है। आप बस इनके सेंट्रल पॉइंट होने चाहिए, यानी कहने का मतलब ई इज इक्वल टू जीरो पॉसिबल है, बस प्रोवाइडेड पॉलीगन होना चाहिए, ठीक है। रेगुलर साइडेड पॉलीगन होना चाहिए, रेगुलर मतलब सारी साइड एक जैसी होनी चाहिए। तो इनके जो ई सी होता है यानी सेंट्रल पॉइंट है वहाँ जीरो होता ही है, यानी पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है, और वो पहले वाले पॉइंट में ही सफिशिएंटली बता दी गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये अगला क्वेश्चन है 1 फरवरी में आया था, ये मॉर्निंग शिफ्ट में ही। यहाँ पे बेसिकली एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज दे रखी है आपको, दोनों के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा ही है, और आपसे 3 रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू वो पूछी है। ये स्टैंडर्ड CBSE के करिकुलम में भी ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट आपको पहले पता होनी चाहिए, जो कि होती है σ/2ε0। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव दोनों ही प्लेट्स हैं, तो दोनों से फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलेंगे। देखिए इस रीजन में अगर मैं बोलूँ ये E ड्यू टू 1, और सिमिलरली सेकंड रीजन से भी यहाँ पे इधर की तरफ ही आएगी E ड्यू टू 2। जब हम आ जाएंगे सेकंड रीजन में यानी मिड पॉइंट में, तो आप देखिए इसकी वजह से फील्ड इधर होंगी, लेकिन जो इधर वाली ये वाली है आपके हिसाब से राइट साइड वाली में अगर मैं देखूँ तो राइट साइड वाली फील्ड को बाहर की तरफ भेजेगी, तो इधर समझ लीजिए इस तरफ आएगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि E1 जो है आपकी राइट साइड की तरफ जा रही है और E2 आपकी लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है। सिमिलरली जब हम थर्ड रीजन में आ जाएंगे तो यहाँ पर इसकी वजह से भी फील्ड इधर होगी, यानी E1 की वजह से भी इधर होगी, और
E2 की वजह से, यानी जो सेकंड वाली आपकी शीट है बेसिकली सेकंड शीट, इसकी वजह से भी इधर होगी। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप देखिए इधर भी ऐड होगी इधर भी ऐड होगी, तो जब सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड होगा, यानी अगर आप देखें वैल्यूज़ को, तो सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, इधर भी सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट जब जोड़ेंगे तो सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट बन जाएंगे। बीच के रीजन में, क्योंकि देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म शीट इन्फिनाइट शीट है, तो फील्ड की वेरिएशन गिरती नहीं है, बीच में ये दोनों एग्जैक्टली कैंसिल कर देंगे अपने आप को, और दोनों तरफ ये दोनों जुड़ के सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट मिल जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन ऐसा हो, देखो यहाँ पे सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट ये रहा, दोनों तरफ बीच में 0। अब यहाँ माइनस इसलिए है क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, प्लस इस तरफ है, प्लस एन कैप मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर। कोई भी ऑप्शन शूट नहीं कर रहा जहाँ पे ई सेकंड 0 है और ये दोनों की वैल्यू सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट होनी चाहिए थी, क्योंकि जोड़ के यही आएगी। तो आपने देखा एक बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। तो होपफुली ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और आप इनकी हेल्प से दूसरे फर्दर ऐसे सेम कंसेप्चुअल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।